हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखेंगे 24 मार्च का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स दोनों के लिए डिज़ाइंड है और इसकी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और फिर इस क्लास को सुनना शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कि जो पीएम मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित शासनाध्यक्ष बन गए हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। तो वो भारत में इतने लंबे समय तक कोई इलेक्टेड हेड नहीं रहा है देश में, तो वो उन्होंने ये इतिहास कायम किया। ठीक, तो वो इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो हैं शासनाध्यक्ष बन गए हैं। इसे समझते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। अब आप कहेंगे कि उन्हें तो अभी तीसरा ही कार्यकाल चल रहा है पीएम मोदी का, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कार्यकाल है ना, इसमें उनका चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी शामिल होगा। ठीक है, पीएम के साथ साथ सीएम का भी। जब वो गुजरात के सीएम रहे हैं तो वो उस दौरान भी वो जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, है ना, गुजरात की गवर्नमेंट के हेड थे। ठीक है, और इलेक्टेड हेड थे, तो वहाँ पर भी वो भी इसमें काउंट होगा। तो ऐसा मिलाकर टोटल 8931 डेज, ठीक है, 8931 डेज उन्होंने कंप्लीट किए हैं ऑफिस में। ठीक है, पीएम मोदी से पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो पवन कुमार चामलिंग, ठीक है, इनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। ये 8930 दिन तक सिक्किम के सीएम रहे। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। पीएम मोदी के टेन्योर की बात करें तो वो गुजरात के सीएम रहे हैं 7 अक्टूबर 2001 से 21 मई 2014 तक। ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हुए हैं तब तक के लिए। ठीक है, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनकी देखें, उनका टेन्योर देखें तो 26 मई से लेके अभी तक। ठीक है, तो ये चला आ रहा है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, उनके नाम कुछ अन्य रिकॉर्ड भी आए हैं। ठीक, तो उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्लैरिटी आवश्यक है कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है पीएम मोदी, तो ऐसा नहीं है ना। सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है अभी तक पीएम के रूप में वो रहा है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, उन्होंने लगभग 16 साल 286 दिन वो क्या रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। ठीक, अगर हम पीएम मोदी की रैंक की बात करें तो पीएम मोदी ने दूसरे नंबर पे आते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, पहले आते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आती थी इंदिरा गांधी, वो सबसे लंबी प्राइम मिनिस्टर रही हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। लेकिन अब पीएम मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ के सेकेंड नंबर पर आ गए हैं एज अ पीएम। ठीक, लेकिन अगर टोटल शासनाध्यक्ष की बात करें, उनका सीएम के टेन्योर को भी काउंट करें तो इस समय वो पहले स्थान पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर पीएम मोदी के बारे में और बात करें तो वो देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है ना, स्वतंत्रता के बाद हुआ है। यहाँ एक और गौर करने की बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो भी देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेस पीएम है, क्योंकि देखिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में पहले भी जो है पीएम रह चुके हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लेकिन वो कांग्रेस पीएम थे, है ना। ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी पीएम हैं जिन्होंने तीन लगातार कार्यकाल तक जिनका चुनाव हुआ है। ठीक, और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर के रूप में सबसे लंबा अनुभव रखा है। ठीक है, तो इतना लंबा अनुभव किसी को भी इससे पहले जो पीएम रहे हैं उनको नहीं था सीएम के रूप में। ठीक, इसके अलावा उन्होंने कुछ डिजिटल कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे वो ऐसे पहले वर्ल्ड लीडर हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो 100 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले ये पहले वर्ल्ड लीडर बने हैं। यूट्यूब पे इनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना, लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और ये हाईएस्ट है पूरे विश्व में, जितने भी सेवारत राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब इस समय वो सत्ता में हैं, उनके किसी के भी 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ माइलस्टोन हैं इनके। अगर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इन पे, तो हु प्रीवियसली हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना,
कि पीएम मोदी से पहले किसके नाम पे था, तो जवाहरलाल नेहरू देखिए पहले स्थान पे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, है ना। यहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता, है ना, तो केंद्र सरकार की बात हो रही है। लेकिन भारत में निर्वाचित शासनाध्यक्ष, ठीक, तो अगर हम खाली हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें जो हमारी विधानमंडल है वहाँ पे भी गवर्नमेंट काउंट होगी, ठीक है। तो नाम है उनका पवन कुमार चामलिंग, ठीक। तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर मिलाकर देखें तो अभी तक के सबसे लंबे निर्वाचित शासनाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, सेकेंड नंबर पे हैं पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे लंबे पीएम कौन रह चुके हैं अभी तक, तो आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो पीएम मोदी अभी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो मेनका गोस्वामी हैं वो देश की पहली ट्रांसजेंडर पीएम बन गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत के इतिहास में जो हमारा संसदीय इतिहास है उसमें एक बहुत ऐतिहासिक घटना हुई है ये, ठीक है। इससे पहले कोई ट्रांसजेंडर जो है संसद तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो ये पहली बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से आप राज्यसभा में एमपी जो है निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, ये संसद का एक सदन, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है ना, राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, तो वेस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व करेंगी ये, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन्हें भेजा गया है और देश की पहली ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। LGBTQ में ये क्वीर, क्यू फॉर क्वीर, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि पहली एमपी कौन है ना, तो वो तो है मेनका गोस्वामी, 2026 में इलेक्ट हुई हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन इलेक्ट हुई है ना, तो राज्य विधानमंडल में पहले हमें ट्रांसजेंडर विधायक मिल चुके हैं, कौन, वर्ष 2000 में एमपी से, मध्य प्रदेश से शबनम मौसी, तो इनका नाम ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम मेयर पद की लोकल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मधुबाई किन्नर, है ना, ये पहली मेयर बनी थी। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल स्तर पे, ये राज्य स्तर पे, स्टेट स्तर पे, और मधुबाई किन्नर लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम मेनका गोस्वामी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य हैं, और पेशे से एक वकील हैं, है ना, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। यहाँ पे एक बहुत रोचक तथ्य है कि एक आपने केस का नाम सुना होगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये क्या है, देखिए आईपीसी की सेक्शन 377 हुआ करती थी पहले, ठीक। उसके तहत जो होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, या कह सकते हैं समलैंगिकता है, मतलब कि समान लिंग के साथ संबंध बनाना, तो उसको क्या माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, ठीक है। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती थी, ठीक। तो नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब ये एक क्राइम नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और ये अब एक क्राइम नहीं है, और अब इसके लिए आप किसी व्यक्ति को कोई सजा नहीं हो सकती, ठीक। तो ये जो केस लड़ा गया था होमोसेक्सुअलिटी का, या सेक्शन 377 कह सकते हैं, तो वो केस किसने लड़ा था, वो केस लड़ा था मेनका गोस्वामी ने, ठीक है। तो उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो अधिकार थे उनको वापस लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और बहुत अच्छा इनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ठीक है। और इससे पहले भी जो है ये इन मुद्दों पर अपनी आवाज़ें उठाती रही हैं, इसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके मिलनर हॉल है एक, वहाँ पे इनका चित्र लगा हुआ है ना, अपना चित्र इन्होंने, इनका चित्र है वहाँ पे, ठीक। तो ये ऐसी भारत की दूसरी महिला हैं जिनका चित्र वहाँ पे दिखाया गया है। और इसके अलावा एक 2019 में फॉरेन पॉलिसी के 100 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट जारी हुई, ठीक है, तो उसमें इनका नाम था। टाइम्स, वहीं 2019 में ही टाइम्स मैगजीन है एक, उसके 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी हुई, तो उसमें भी इनका नाम था, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑनर्स और अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। और किसकी पार्टनर है, इनके पार्टनर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अरुंधति काटजू,
क्योंकि जो अभी हमने एक केस देखा, नवतेज सिंह जौहर केस, ठीक, उसमें अरुंधति काटजू भी इनके साथ थी। तो अरुंधति काटजू भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस तरह के ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लड़ती रही हैं, आवाज़ उठाती रही हैं। तो इसका महत्व अगर हम देखें तो महत्व है, देखो, सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना, इसे आप कहीं मीन्स में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, इससे पहले क्या था, सिंबॉलिक इंक्लूजन था, ठीक। सिंबॉलिक मीन्स कि लोग इनकी बात कर रहे थे संसद में, है ना, इनके अधिकारों की बात कर रहे थे। हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जो कोर्ट है वो भी उसने थर्ड जेंडर को एक पहचान दी, ठीक है। तो और डिक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को, और फिर उन्हें ओबीसी कैटेगरी में भी माना गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो दूसरों के द्वारा लिए जा रहे हैं, है ना, इनके खुद के द्वारा नहीं लिए जा रहे, ये खुद अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, सिंबॉलिक इंक्लूजन से पॉलिटिकल एजेंसी बनेंगे ये, अब अपने मुद्दों पर खुद जो है चर्चा के लिए जो आवाज़ है वो उठाएंगे, ठीक है, अपने मुद्दे खुद रखेंगे पार्लियामेंट में, ठीक, और फिर उन पे बातचीत करेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना हमारी प्रीएम्बल में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन सीधे सीधे नहीं लिखा है प्रीएम्बल में, लेकिन ये भी हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी क्या है, हमारा एक मौलिक जो वैल्यू है, हमारे कोर वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है। तो हम किसी के लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें, है ना, तो यह जो कदम है उसको सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यहाँ पे ना एक और बात हम देखते हैं, जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं होमोसेक्सुअल मैरिज के लिए, ठीक है, होमोसेक्सुअल मैरिज के लिए एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, ठीक, लेकिन वहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता, ठीक, वो कहता है कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पे जो है पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनानी चाहिए, मतलब जो हमारी सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, वो कुछ करे, है ना। अगर उसे लग रहा है कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए तो ठीक है, उसे नहीं लग रहा है तो नहीं, ठीक है। तो ये जो मुद्दा था ना सेम सेक्स मैरिज का या होमोसेक्सुअल मैरिज का, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या है, अब सरकार को भी तो याद दिलाना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेनका गुरुस्वामी के संसद में जाने से वो इन मुद्दों को बार बार सरकार के समक्ष रखेंगी, और हो सकता है कि भविष्य में सरकार इस पर एक नीति लेकर आए, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है ना, कि अब उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहचान मिलने जा रही है और देश की संसद में उनकी सहभागिता बढ़ने जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिस्ट वाले भी आ सकते हैं ना कि कौन सही मैच है या नहीं। तो मेनका गुरुस्वामी फर्स्ट एमपी हैं LGBTQ एमपी, तो ठीक है। शबनम मौसी फर्स्ट ट्रांसजेंडर MLA हैं, ये भी ठीक है। और मधुबाई किन्नर मेयर रह चुकी हैं, तो तीनों ही ठीक है ना। तो आंसर बनेगा हमारा D 1, 2 and 3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है, जांच कमेटी बनी है, किस पे, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज पे, ठीक है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती है इसे देखेंगे, किस एक्ट के तहत ये कमेटी बनाई गई उसे देखेंगे, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति बनी है, और किस एक्ट के तहत बनी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, जो जैव विविधता अधिनियम है हमारा 2002 का, अभी 2023 में इसमें संशोधन भी हुए हैं, तो उसके तहत इस समिति को बनाया गया है, ठीक। ये समिति बनाने के लिए किसने कहा था, NGT ने, ठीक है। NGT के समक्ष जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसके समक्ष इस तरह के जो मुद्दे हैं ना, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के कारण जो घटनाएं हो रही हैं वो बार बार सामने आ रहे थे। तो उन्होंने सरकार को कहा कि भाई आप देखो कि क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, भारत के पारिस्थितिकी तंत्र पे, इकोलॉजिकल बैलेंस पे इस तरह की स्पीशीज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो उन्होंने NGT ने कहा था, सुमोटो एक्शन लिया, स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह की एक कमेटी बनाई जाए, और सरकार ने उसको मानते हुए एक कमेटी बनाई है। चेयरपर्सन का नाम ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, श्री धनंजय मोहन, ठीक है। तो धनंजय मोहन जो फॉर्मर IFS अधिकारी हैं,
तो उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। बाकी लोगों के नाम नहीं ध्यान रखना है आपको, बीजू कुमार साथ में इनके सह अध्यक्ष हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन भी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कोई कोई एक रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, ICAR, IUCN है ना, ये सब लोग भी इसमें शामिल होंगे और अपनी विशेषज्ञता से इसको अपनी विशेषज्ञता से इसमें जो है वैल्यूएडिशन करेंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है ना, ये समिति क्या काम करेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो ये लिस्ट तैयार करेगी कि कौन कौन सी हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, हमें जिनको हटाना है वो पता तो होना चाहिए ना कि हमें किसको हटाना है। ठीक है, तभी तो हम उन्हें तभी तो हटा पाएंगे, उनकी पहचान तो हो। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, लिस्ट बनाएगी, पर ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होती क्या हैं? तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं पहले आगे बढ़ने से। तो देखिए, कोई स्पीशीज, कोई ऐसी प्रजाति, ठीक है, वो प्लांट की प्रजाति हो सकती है, कोई पौधा हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या कोई रोगाणु भी हो सकता है। ठीक है, पैथोजन भी हो सकता है, वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट ना हो। ठीक है, वो कहीं और रहता हो, वहां से यहाँ आया हो। ठीक है, नॉन नेटिव मतलब गैर देशी, वो किसी दूसरे देश में रहता था, हमारे देश में आ गया किसी तरह और अब हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंटल नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रजातियां हैं वो क्या हैं? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं। ठीक, तो समझ आया ना? तो ऐसी कोई प्रजाति हो सकती है, पौधे की प्रजाति, जंतु की प्रजाति, पैथोजन की प्रजाति, जो हमारे देश की मूल निवासी नहीं है, किसी और देश की निवासी है, लेकिन किसी कारणवश हमारे देश में आ गई है और आने के बाद हमारे आसपास के जीव जंतु, पौधों, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। ठीक, तो ऐसी जो जनजातियां हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे लंटना, वाटर हाइसेंथ, ठीक है, अफ्रीकन एप्पल स्नेल, एक ये कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम बोलते हैं इसे। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब कहीं आपको याद नहीं करने, बस हल्का सा पढ़ के छोड़ देना है कि कभी सुनो कि वाटर हाइसेंथ क्या है ना, जलकुंभी, जल में बहुत बड़े बड़े ऐसे घास टाइप की हो जाती है। ठीक है, मतलब पौधे ही हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे ये पौधे उगाते हैं। तो वो जो है सनलाइट को बैन कर देते हैं, आसपास की ऑक्सीजन जो है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप समझते हैं कि और क्या काम करेगी? तो ऐसे जो भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं उनकी लिस्ट तैयार करेगी, पता करेगी कि इनमें से हाई रिस्क स्पीशीज कौन सी हैं, है ना। ये तो पता चल गया कि ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी। तो जो उच्च जोखिम वाली हैं, जिनमें जोखिम ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारे मृदा की हेल्थ के लिए खराब हैं, ठीक है, जो हमारे जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, वाटर कैचमेंट एरियाज, उनके लिए खराब हैं, जो वैल्यू चेन को ये वैल्यू चेन पर नेगेटिव प्रभाव पहुंचा रही है। तो इस तरह की जो भी हाई रिस्क वाली स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर एक गाइडलाइन बताना, है ना। अब वो आई हैं तो कैसे उन्हें आने से रोका जा सकता है, आ गई हैं तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें हमारी जनता को उसके बारे में जागरूक करना, उसकी गाइडलाइन ड्राफ्ट करना मेनली। ठीक है, इसके अलावा अब जब वो आ गई है ना और उन्होंने हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, अब ठीक है, आपने गाइडलाइन बता दी कि क्या क्या करना है और इन्हें वापस भेजना है, लेकिन आपने वापस भेज भी दिया, तभी भी उससे पहले इकोसिस्टम को तो हानि पहुंचा चुकी है। तो अब उसको वापस से बहाल कैसे किया जाए, है ना, उसको रीस्टोर कैसे किया जाए, जो नुकसान पहुंचाया है उसे सही कैसे किया जाए। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक मेजर्स बताना है ना, साइंस बेस्ड मेजर्स, कोई ऐसे उपाय बताओ जो विज्ञान पे आधारित हो। ठीक, और देशों के बारे में भी पढ़ो और देखो वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे रिसर्च में क्या कमियां हैं कि हमारे यहाँ पे इनवेसिव एलियन स्पीशीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में अध्ययन करो और बताओ। ठीक, तो इसके लिए जो है वो ये कमेटी बनी है। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन इनवेसिव एलियन स्पीशीज को अच्छे से डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेटिव स्पीशीज होती हैं डेट डोमिनेट इकोसिस्टम, नहीं है ना, नेटिव नहीं है, हमारे देशी प्रजातियां नहीं है। स्पीशीज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली फॉर एग्रीकल्चर, इन्हें एग्रीकल्चर के लिए लाया जाता है, नहीं। नॉन नेटिव स्पीशीज डेट कॉज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक हार्म, है ना, ये होगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, इन्हें गैर देशीय प्रजातियां हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक बात समझनी है, जो बी पार्ट है ना उसमें है कि स्पेशीज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे वो अपने आप आ सकती हैं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें एग्रीकल्चर के लिए ही लाया गया हो। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई ऐसी प्रजाति है जो एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए ही किसी दूसरे देश से नहीं लाई जाती। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो बी, अगर सी नहीं होता तो हम बी को ही चूज करते, ठीक है, लेकिन अब सी ज़्यादा करेक्ट आंसर है, तो आंसर इसका बनेगा सी। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको हटाने के बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है ना, इसे समझेंगे। लेकिन ये भी क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पेशीज है, ठीक है, जो ज्यूलीफ्लोरा है वो भी एक इन्वेजिव एलियन स्पेशीज है। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट जो तमिलनाडु में है उसने इसके इरेडिकेशन के ऑर्डर दिए कि इसको भाई हटाओ, इसका उन्मूलन करो, ठीक है, और 3 साल के भीतर, ठीक है, सभी जो जल निकाय हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, फॉरेस्ट के एरियाज हैं, या फिर जो घास चरने के मैदान हैं, है ना, चारागाह हैं, वहाँ से इन्हें कम्प्लीटली हटा दिया जाए, ठीक है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कॉमन नेम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल में से कहते हैं सीमाई करुवेलम, ठीक है, हिंदी में कहते हैं विलायती कीकर, ठीक, और कन्नड़ में कहते हैं बल्लारी जली, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना है। कहाँ की नेटिव प्रजाति है ये, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, जो पेरू मैक्सिको वाला रीजन है ना, वहाँ पे ये होती है, लेकिन हमारे यहाँ आ गई है। क्यों आई थी, कैसे आई थी, तो 1950 में आई, ठीक। तो देखिए कारण ये है कि जो भारत है उस समय पे फ्यूल वुड की डिमांड ज़्यादा थी, है ना, जो ईंधन की लकड़ी की डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। इसी के साथ एक जो चारकोल इंडस्ट्री है ना, उसको भी बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको रेगुलेट करना था। कहाँ पे थी ये चारकोल इंडस्ट्री, रामनाथपुरम और थूथुकुडी में, ठीक है। तो उनको तो ये छोटी छोटी सी श्रब्स थी, मतलब छोटे पेड़ हैं, ठीक है। तो ये आते हैं फ्यूल वुड में काम, ठीक। तो इनको लाया गया वहाँ से, लेकिन जब आ गए ये, है ना, जैसे हाँ देखिए मैंने बताया यहाँ पे नेचर में कि ये एक थॉर्नी कांटेदार एवरग्रीन श्रब है, हर साल में हर समय होता है, ठीक है, छोटा सा ट्री कह सकते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। लेकिन जब ये उगाया तो एक फ्यूल वुड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है ना, हमें इससे जो ईंधन की लकड़ी है वो तो मिलने लगी, लेकिन कुछ खतरे उत्पन्न हो गए। खतरे क्या थे, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। इसका जो टैप रूट सिस्टम है, मतलब इसकी रूट्स इतनी गहरी हैं जो 50 मीटर तक भी जो है पानी को सोख लेती हैं, ठीक है, बहुत तेजी से पानी ग्राउंड वाटर सोख लेती हैं। तो पता चला जो आसपास के कुएं तालाब थे वो सब सूख गए, क्योंकि उन सब का पानी इनकी रूट्स ने खींच लिया, ठीक। इसके अलावा इनके में से केमिकल रिलीज होता है एलिलोकेमिकल, ठीक है। एलिलोकेमिकल एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक विषाक्त पदार्थ है, जो आसपास में जो घासें हैं, है ना, या छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ अकेला नहीं उगता है ना, साथ में और चीज़ें भी उग रही होती हैं, छोटी छोटी घासें हो सकती हैं, दूसरे तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, पौधे। तो ये जो इसका एलिलोकेमिकल है ना, ये इन पौधों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि सॉइल भी जो मिट्टी है धीरे धीरे खराब होने लगती है, ठीक है। अब क्या है, देखो जो लोकल फ्लोरा है, जो वहाँ की वनस्पति है, ठीक, ये एलिलोकेमिकल उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनको ऐसा दम घुटने जैसा फील हो रहा होता है ना, मतलब उनको वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। और धीरे धीरे जो फ्लोरा है वहाँ पे वनस्पति है वो कम होती चली जाती है। अब वनस्पति कम होगी तो जो जीव जंतु उस वनस्पति पर निर्भर है उनकी संख्या भी कम होने लगेगी। तो वहाँ के जो नेटिव जंतु हैं जैसे कि ब्लैक बग है ना, तो उनको अनकंफर्टेबल होता है ऐसे घनी घास में या घने पेड़ों के बीच में जाके घास चढ़ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस स्थान को छोड़ने लगते हैं और जो जैव विविधता है उसमें कमी आने लगती है, ठीक। इसी के साथ क्या है कि इतनी तेजी से फैलते हैं, इतनी घनी आबादी इनकी बढ़ती चली जाती है, ये पौधे बढ़ते चले जाते हैं, तो इतना घना एक रिवर बेड पे इतना घना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जो नदी है ना, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, ठीक है। जो उसका प्राकृतिक जल प्रवाह है उसको मोड़ देते हैं और
लोकल लेवल पे तो फ्लड जैसी स्थिति भी बन जाती है। तो इतने सारे खराब इम्पैक्ट थे इस प्रोसोपिस यूलिफ्लोरा के, जिसकी वजह से इसको हटाने के ऑर्डर दिए हैं मद्रास हाईकोर्ट ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का ओरिजिनल नेटिव है, कहाँ का निवासी है, तो अफ्रीका का नहीं है, हमने देखा था अमेरिका का है ना। तो सेंट्रल और साउथ अमेरिका जो मैक्सिको पेरू वाला रीजन है, ठीक, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन आ सकता है? बस यही एक ही क्वेश्चन बनाया मैंने इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ठीक, ये क्यों चर्चा में, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने देहरादून में एक मीटिंग की अध्यक्षता की। उस मीटिंग में बात हुई कि ये जो PESZ नोटिफिकेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, है ना, कैसा चल रहा है, अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसे किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो BESZ में मीन्स भागीरथी को सेंसिटिव जोन, तो उसके नोटिफिकेशन पे बात हो रही है। तो पहले नोटिफिकेशन को ही समझ लेते हैं क्या है। तो 2012 में ये नोटिफिकेशन आता है किस अधिनियम के तहत, तो हमारा एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो उसके तहत एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि ये जो भागीरथी जो रीजन है ना, भागीरथी नदी का रीजन, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक का है? 100 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। ठीक है, 100 किलोमीटर लंबाई में है, गौमुख से उत्तरकाशी तक। गौमुख क्या है? गौमुख से गंगोत्री में है ना, गंगोत्री गौमुख से निकलती है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख। ठीक, तो वहाँ से एक्चुअली यहाँ से ये भागीरथी ही उद्गमित होती है। ठीक है, तो गौमुख से उत्तरकाशी के बीच के रीजन तकरीबन 100 किलोमीटर की लंबाई है। अगर हम उसके एरिया की बात करें तो 4180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो उसके तहत कहा कि हम इसका संरक्षण करेंगे इस पूरे एरिया का। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा कि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज भी, ठीक, तो ये एरिया क्या हो रहे हैं और वल्नरेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा के लिए एक जो नोटिफिकेशन है ये लाया गया, इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया। इसमें कहा गया कि जोनल मास्टर प्लान भी बनेगा। तो 2020 में जुलाई में ये जोनल मास्टर प्लान तैयार किया गया। इसमें इस जोनल मास्टर प्लान में क्या कहा गया कि देखिए जो टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड यूज है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। ठीक, अभी जैसा चल रहा है वैसे नहीं चलने दिया जा सकता है, इन सबको रेगुलेट करना होगा, तभी हम इस रीजन को सिक्योर कर सकते हैं। तो कहा गया कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ तो पूरी तरह से बंद होंगी, आप नहीं कर सकते, जैसे कि लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, कि 2 मेगावाट से बड़े प्रोजेक्ट आप नहीं लगा पाएंगे। कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, खनन गतिविधियां नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी खतरनाक इंडस्ट्री है, उद्योग है ना, उसकी स्थापना नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ गतिविधियां कर सकते हो, पर उस पर भी सरकार निगरानी रखेगी, है ना, कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे। क्या क्या इसमें रेगुलेटेड है, क्या क्या करने की अनुमति है, कि एक तो आप रोड्स बना सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी रोड बना लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई छोटे स्तर पे इंडस्ट्री चल रही है, उद्योग है, उसको नहीं मना करेंगे। और अगर पेड़ों की कटाई, है ना, पेड़ों की कटाई करनी पड़ी है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो उसको भी अनुमति है। लेकिन कब? जब एक स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल ओवरसाइट हो। ठीक है, हम एक निगरानी करेंगे, उस निगरानी में आपको इन तीनों चीज़ों की परमिशन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भागीरथी को सेंसिटिव जोन के बारे में इन कथनों पर विचार करिए। क्या क्या कथन है? तो पहला कथन है कि ये पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसके तहत नोटिफाई किया गया, तो ठीक है ना। दूसरा क्या है? गौमुख से उत्तरकाशी तक है, तो ये भी ठीक है। इट अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, ये नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 1 और 2 आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन जो है इको सेंसिटिव जोन को के पर्पस को स्पष्ट करता है कि क्यों ये डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, इकोलॉजिकली फ्रेगाइल रीजन में नहीं, है ना, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकने के लिए उन रीजन्स में नहीं। हमने देखा कि कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जैसे रोड्स बना सकते हैं, है ना, MSME उद्योग चला सकते हैं, तो ये
एक्ट एज अ बफर जोन टू बैलेंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, है ना, ये हो सकता है सी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योति ज्योत दिवस। ठीक है, ज्योति ज्योत दिवस क्या होता है इसे समझते हैं। ये जो सिख गुरु होते हैं ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, कि कब वो शाश्वत जो लाइट है, इटर्नल लाइट, उसमें विलीन हो गए, उसमें इमर्ज हो गए। ठीक है, तो उस दिवस को ज्योति ज्योत दिवस के मतलब कि जो ये छोटी सी ज्योति थी वो ज्योत का पार्ट बन गई, एक बड़ी ज्योत, है ना, तो एक इटर्नल लाइट में जाके मिल गई। ठीक है, तो इसके नाम का महत्व ये है, जैसे हम कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही है कि जो उनके जीवन की ज्योति थी वो बड़ी ज्योत में जाके मिल गई, तो ज्योति ज्योत दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में दो जो प्रोमिनेंट गुरुज हैं सिख धर्म के, जो बड़े गुरु हैं, उनके ज्योति ज्योत दिवस मनाए गए बैक टू बैक मार्च में। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन से गुरु थे वो। तो गुरु अंगद देव जी, है ना, सिखों के सेकंड गुरु। पहले कौन है बताइए, पहले गुरु कौन है? ठीक, तो गुरु अंगद देव जी को बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, इवन यूनियन जो होम मिनिस्टर है उन्होंने, और बहुत सारे लीडर्स ने जो है ट्रिब्यूट दिया, अपना श्रद्धांजलि दी। ठीक, ज्योति ज्योति दिवस के अवसर पर। और तो हमारे लिए काम का क्या है कि भाई गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था, है ना, हमसे प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि। ठीक, जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, ये लिखा हुआ है रोमन लिपि में। तो ऐसे ही जो पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो लंगर है ना, उसको एक्सपेंड किया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, लंगर को शुरू नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, किसने शुरू किया है? गुरु नानक देव ने। ठीक, तो यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखना है, गुरु नानक देव ने लंगर को शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक छोटे स्तर पे शुरू किया था ना, उसको जो एक्सपेंड किया है, बड़े स्तर पे जो पहुँचाया है, वो हैं हमारे गुरु अंगद देव जी। और यहाँ पे एक और बात भी ध्यान रखनी है, जो उनकी वाइफ थी, है ना, वाइफ का नाम है माता खीवी। उन्होंने भी, माता खीवी ने भी इस लंगर को एक्सपेंड करने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, और किसी महिला का नाम नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो माता खीवी हैं उनका नाम है और गुरु अंगद देव की पत्नी है। ठीक है, और क्या इसमें आ सकता है? मल्ल अखाड़ा स्थापित किया था इन्होंने। मल्ल अखाड़ा, मल्ल क्या होता है? रेसलिंग। ठीक है, तो उसका रेसलिंग का प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, वो एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। इनका मानना ये था कि मतलब मल्ल अखाड़ा जब लॉन्च कर रहे थे कि देखो जो स्पिरिचुअल हमारी पावर है वो तो है ही, है ना, लेकिन हमें अगर इस दुनिया से लड़ना है, यहाँ पे अपनी बात पहुँचानी है, तो हमें हमारी फिजिकल पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई सब लोग रेसलिंग वगैरह करेंगे, मल्ल अखाड़े में आएंगे। ठीक, और इनके बाद सक्सेशन मतलब किसके बाद आए थे ये? तो गुरु नानक देव जी के बाद आए थे। ठीक है, बचपन का नाम इनका लहना था। तो इन्होंने डिवोशन को हेरिडिटी के ऊपर रखा। जैसे गुरु नानक देव पहले गुरु थे, है ना, तो उनका अगर वंशानुगत सिस्टम चलता तो उनका ही बेटा जो है अगला गुरु बनता। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, जो भक्ति है, भक्ति ज़्यादा कौन करता है, किसमें ज़्यादा डिवोशन है। ठीक, तो डिवोशन के आधार पे अगले गुरु का निर्णय किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही छठवें गुरु हैं हमारे गुरु हरगोबिंद सिंह। उनका भी ज्योति ज्योत दिवस मार्च में ही था, तो उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, मीरी एंड पीरी। ठीक, तो मीरी और पीरी एक्चुअली दो तलवारें थी, है ना, तो तलवारें तो थी ही, वो रिप्रेजेंटेटिव तलवारें थी, वो कुछ शो करती थी। उसमें जो मीरी है वो क्या बताती थी? पॉलिटिकल सत्ता को, और पीरी जो है वो बताती है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। स्पिरिचुअल मतलब आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने मन पे काबू करने के लिए। ठीक है, अगर आपको जीवन में विजयी होना है तो आपको दो चीजें जीतनी होती हैं। एक तो अपने स्वयं को ही जीतना है ना। आपका मन करेगा कि मैं अभी पढ़ाई नहीं करूं, मस्ती कर लूं, मूवी देख लूं, है ना, आपको मन मार के भी पढ़ाई करनी है, तो पहले जीत तो अपने ही ऊपर है। दूसरी जो अड़चने बाहर से आती हैं, है ना, उनको जीतना पड़ेगा। तो ये हरगोबिंद सिंह जी कहते थे कि मीरी पीरी एक्चुअल में दो तलवारें थी, उसमें जो मीरी है वो है पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए। उस समय जो भी चैलेंजेस थे या सांसारिक चैलेंजेस थे, राजनीतिक चैलेंजेस थे, तो उनके लिए हमें राजनीतिक अधिकार हमारे पास होने चाहिए। और दूसरा है पीरी माने स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कि हम अध्यात्म से अपनी आत्मा को ही जीत पाए। ठीक है, दूसरा उन्होंने
जो अपनी शक्ति है उसको दिखाने के लिए, ठीक है, अपने को शक्ति और न्याय के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त क्या है? एक बहुत बड़ा सा हरमंदिर साहिब है ना अमृतसर में, तो उसके सामने एक सिंहासन होता था, ठीक है, तो उस सिंहासन का निर्माण कराया, उसे अकाल तख्त कहा जाता था, ठीक है। बंदी छोड़ नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक बार ग्वालियर के किले से ना बहुत सारे लोगों को छुड़वाया था, ठीक है, तो 52 राजा थे उस समय के, तो उन्हें जहांगीर के चंगुल से छुड़वाया था। फिर है मिलिट्री फोर्टिफिकेशन, सैन्य सुदृढ़ीकरण किया इन्होंने, ठीक। उन्होंने कहा कि भाई देखो स्पिरिचुअल तो ठीक है, स्पिरिचुअल विकास, सेना तो रखनी ही पड़ेगी अगर मुगलों का सामना करना है तो, ठीक। तो उन्होंने एक स्थायी सेना रखने के लिए स्थायी सेना रखी, अमृतसर की किलेबंदी करानी शुरू की, ठीक। तो ऐसा करने वाले गुरु हरगोबिंद सिंह जी पहले गुरु थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मल्टी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि जो ज्योति ज्योत दिवस है उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। यह जो है सिख गुरु की बर्थ एनिवर्सरी है, नहीं, डेथ एनिवर्सरी है ना, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस दिन उनकी ज्योति ज्योत में विलीन हो गई, ठीक है। इट सिंबलाइजेस द मर्जिंग ऑफ अ गुरु विद एटर्नल लाइट, ठीक है, तो ये तो सही है कि गुरु शाश्वत प्रकाश में विलीन हो गए, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी है, ये तो ठीक ही है ना, तो आंसर बनेगा सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अंगद देव जी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का मानकीकरण किया था, तो हाँ ठीक है ना, गुरुमुखी। लंगर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? नहीं, उसको एक्सपेंड किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? गुरु नानक ने। जब अभी पढ़ाया है तो भी मैंने इस बात को हाईलाइट कर दिया था, 2 नाम जोड़े जाते हैं लंगर से। शुरू किसने किया था? उसे व्यापक, अब अभी भी ना वो जो प्रथा गुरु नानक देव ने शुरू की थी और जो गुरु अंगद देव ने उसका प्रसार किया, वो आज भी बरकरार है। आज भी आप किसी गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ पे लंगर मिलता है, ठीक है। ये इस बात से कोई मायने नहीं रखता कोई बड़ा है छोटा है, ऊंची जाति नीची जाति, सब एक साथ बैठ के जमीन पे साथ में खाना खाते हैं। तो ये जो लंगर सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था गुरु नानक जी ने और इसको प्रसारित किया है गुरु अंगद देव ने। मल्ल अखाड़ा, इन्होंने जो मल्ल अखाड़ा है उसको प्रमोट किया था, तो ठीक है ना। तो दूसरा गलत है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, आंसर बनेगा बी, ठीक। नेक्स्ट एक इंश्योरेंस स्कीम है, उसका नाम ध्यान रखना है, इंदिराम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ज़्यादा काम की नहीं है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फैमिली और लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस देंगे पूरे परिवार को, ठीक है। पर है कौन सा राज्य? भारत सरकार है, कोई राज्य है, तो राज्य का नाम ध्यान रखना है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का बजट आया था हाल ही में, उसने कहा कि भाई हम जैसे यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जैसे एक आयुष्मान भारत योजना भी है ना, वो भी इंश्योरेंस देती है, लेकिन उस इंश्योरेंस में क्या है कि केवल जो SECC में जो परिवार है 10 करोड़ परिवार, उनको ही दिया जाएगा, है ना, सबको नहीं है, यूनिवर्सल कवरेज नहीं है। तो तेलंगाना सरकार ने कहा नहीं भाई, हमारे यहाँ तो जो 1.15 करोड़ फैमिलीज रहती हैं सबको ही प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही वो गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्ग के हैं, सबको दिया जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा ये? यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, एक और अंतर है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, वो डेथ पे नहीं है, ठीक है, वो तो इलाज के लिए है कि आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका फ्री इलाज होगा, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, ठीक है। लेकिन ये जो है ना सरकार, ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके मान लो वो ब्रेड ओनर है उस घर का, ठीक है, वो ही एकमात्र है जो कमाता है, तो ऐसी स्थिति में परिवार पे संकट आ जाता है ना, आजीविका का संकट है, क्या कमाएं क्या खाएं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में परिवार को कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि वो इस तरह के अनफोर्सीन सिचुएशन से निपट पाए, है ना, अप्रत्याशित जो त्रासदियां हैं जीवन की उनसे निपट पाए, तो ये मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो आप समझ ही गए हैं मोटा मोटी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक परिवार को, ठीक है। और बस आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए, तेलंगाना में रहते हो, तेलंगाना का ही राशन कार्ड है, तो इसका लाभ मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है इंदिराम्मा
लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तो जैसे मैंने आपको बताया तेलंगाना, ठीक है। अब आपको ना मैं आपको एक फैक्ट देती हूँ, जो तेलंगाना है वो हमारे देश का एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। मतलब चारों ओर राज्यों से ही घिरा हुआ है ना, दक्षिण में है। आपने देखा होगा दक्षिण के जितने राज्य हैं वो हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं, लेकिन तेलंगाना एकमात्र ऐसा दक्षिण का राज्य है जो हिंद महासागर से सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसी बहाने क्या होगा, आप मैप तक जाएंगे, देखेंगे मैप, है ना, और इंडिया के मैप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो आप राज्य देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तेलंगाना से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक प्रम्बनन टेम्पल है, ठीक है। प्रम्बनन टेम्पल या प्रम्बनन मंदिर, उसका रिस्टोरेशन करेगी ये भारत सरकार, जीर्णोद्धार करेगी, ठीक है। कहाँ का है, कहाँ का मंदिर है ये, तो ये मंदिर है इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इंडोनेशिया के कल्चरल मिनिस्टर से हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसकी टीम मिली और वहाँ पे ये तय हुआ कि ठीक है हम लोग इसे जीर्णोद्धार करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात भी समझनी है कि ऐसा नहीं है केवल एक मंदिर है ना। जब मैं आपको कह रही हूँ कि प्रबनन मंदिर है तो उसका मीनिंग है कि प्रबनन मंदिर और उसके आसपास के जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, एक्चुअली ये कोई छोटी सी बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा कल्चरल लैंडस्केप है, इसमें बहुत सारे मंदिर शामिल हैं। तो इस पूरे लैंडस्केप का ही जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है, हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से संबंधित है। इंडोनेशिया के योग्याकर्ता में, जावा जो सेंट्रल जावा है वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक। ये मंदिर किसने बनाया था, प्रबनन मंदिर, संजय डायनेस्टी है वहाँ की, 9th सेंचुरी में उन्होंने बनाया इस मंदिर को, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये त्रिमूर्ति को डेडिकेटेड है। त्रिमूर्ति कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता हैं, ठीक। विष्णु जिन्होंने संसार को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। और शिव जो संहारक हैं, जो डिस्ट्रॉयर हैं, ठीक है। तो एक चक्र चलता है ना, आपने संसार में देखा होगा कि जो पुरानी चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं, नई चीजें आती रहती हैं ना। तो खत्म करने की जिम्मेदारी है शिव की और प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी है विष्णु की, ठीक है। और 1991 में इस प्रबनन टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए अगर हम अपने पड़ोस में जाके, एक्सटेंडेड पड़ोसी हैं हमारे वो, तो पड़ोस में जाके अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, है ना, तो किसी मंदिर के निर्माण में या उसके जीर्णोद्धार में हेल्प कर रहे हैं, तो कम से कम हमें उस इमारत का नाम तो पता होना ही चाहिए ना कि मंदिर है तो कौन सा मंदिर है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत चांसेस हैं आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये प्रबनन मंदिर कहाँ पर है ना, म्यांमार में है, इंडोनेशिया में है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे एक टेक्निकल इनोवेशन भी है, इसमें कुछ विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसको जब मरम्मत करी जाएगी तो एक नवाचारी तरीके से मदद की जाएगी, है ना, मतलब उसका जीर्णोद्धार एक नवाचारी तरीके से किया जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम उस बिल्डिंग को नई बना दें, है ना, एक तरीका ये है। एक तरीका होता है एनेस्टिलोसिस मेथड, ठीक है। एनेस्टिलोसिस मेथड में क्या है कि जो वो गिरी हुई, जो वहाँ के पत्थर हैं, है ना, जो सामग्री वहाँ पे प्रयुक्त हुई है, हम अपनी सामग्री नहीं लगाएंगे, उसी सामग्री से वो मंदिर जैसा था वैसे ही दोबारा बना देंगे, ठीक है। अगर हमें हमारी सामग्री लगानी पड़ी तो बहुत कम मात्रा में, जितना मिनिमम हो पाएगा, ठीक। तो उस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए जितना कम से कम हमारी सामग्री की आवश्यकता होगी उतनी ही देंगे, अदरवाइज जो उस स्ट्रक्चर की मूल सामग्री है उससे ही हम वो मंदिर फिर से बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें AI और डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। अब देखो ये भी एक बात है, हमने कह तो दिया कि हम उसी चीज़ से जो उसके अवशेष हैं उससे ही वापस से मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो अवशेष कैसे हैं, है ना, वो कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, किस जगह की है, ठीक, ये तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम सहारा लेंगे AI मैपिंग का, ठीक है। हम वो जो पत्थर के टुकड़े बिखरे बिखरे पड़े हैं, जैसे समझते हैं ना बचपन में पजल सॉल्व किए होंगे, ठीक है, कि सब टुकड़ों को मिला के एक आकृति बनानी होती थी, है ना, मे भी आपने किया होगा।
तो ऐसा ही पजल सॉल्व करेंगे कि जो जो टुकड़े जिस जिस जगह के हैं वहीं वहीं पे लगा के वापस से उस मंदिर को ठीक कर देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टुकड़ा कौन सी इमारत का भाग है ना, कहाँ पर लगा था। तो उसके लिए हम एआई का सहारा लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो इन पत्थरों को स्कैन करेगी, मैच करेगी, कौन किससे मैच हो रहा है ना, एक तो पजल सॉल्व करेगी। ठीक है, भारत में ना ये देखिए भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है ये। ठीक है, एक होती है हार्ड पावर। ठीक, अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो उसको प्यार से मना लो, है ना, दूसरा तरीका है उसको डरा धमका के मनाओ। ठीक, तो हार्ड पावर में हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और उसे डरा कर अपनी बात मनवाते हैं। ठीक, दूसरा है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में हम दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, ठीक है, उसे जब मदद की जरूरत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, तो वो हमारा आभारी रहेगा, है ना। तो ऐसे में जो भारत है, भारत की छवि एक सॉफ्ट पावर के रूप में, मतलब वो आपको शक्तिशाली तो समझ रहा है ना, लेकिन ऐसी पावर नहीं कि जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमारा मुश्किल समय में हमारा भी साथ देगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो सॉफ्ट पावर की भारत की छवि को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। इससे पहले भी चलते रहे हैं। भारत ने ये जो इंडोनेशिया है ये साउथ ईस्ट रीजन का भाग है, दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। ठीक है, जो आसियान देश सुने हैं ना अपने, आसियान, उनका भाग है। तो आसियान देशों में भारत पहले भी इस तरह के कार्य कर चुका है। जैसे कंबोडिया में भारत ने अंकोर वाट मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, रिस्टोरेशन, टाप्रोम का जीर्णोद्धार कराया। वियतनाम में है एक टेम्पल, माइसोन टेम्पल, ठीक है, इसका रिस्टोरेशन कराया। लाओस में है वाट फो टेम्पल, है ना, उसका करवाया। और म्यांमार में आनंद मंदिर। तो ये तो आपने पक्का सुने होंगे कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है और म्यांमार में आनंद मंदिर है, क्योंकि आनंद मंदिर तो काफी अभी रिसेंट में, मतलब रिसेंट कुछ सालों में चर्चा में रहा है। 2016 में जब म्यांमार में भूकंप आता है तो उस समय पे मंदिर को हानि पहुंचती है। ठीक, तो भारत उसकी मदद के लिए जाता है और उस मंदिर को रिस्टोर करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मंदिर बताया ना, ये भी आपसे मैचिंग में पूछ लिए जाएंगे कि एक तरफ दे दिया अंकोर वाट, आनंद मंदिर, है ना, प्रबनन मंदिर और वाट फो मंदिर, दूसरी तरफ क्या दे दिए जाएंगे, देश दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंदिर कौन से देश में है। ठीक है, किसने बनाया था, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रबनन मंदिर किसने बनाया था। तो हमने देखा संजय डायनेस्टी ने। ठीक है, इंडोनेशिया का ही राजवंश है, हम नहीं जानते। ठीक है, मतलब हम अपने इतिहास में नहीं पढ़ते, है ना, तो आपको पढ़ना भी नहीं है संजय राजवंश के बारे में। तो बस इतना ही कि एक संजय राजवंश था, उसने इसे बनाया है। फिर आता है कि हेरिटेज डिप्लोमेसी। हाँ, यहाँ पे जब सॉफ्ट पावर की बात हुई तो वो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये एक हेरिटेज डिप्लोमेसी है। ठीक, कि हम कल्चरल जो हेरिटेज हैं उनके द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करें। ठीक है, तो इस तरह की डिप्लोमेसी को कहते हैं हम हेरिटेज डिप्लोमेसी। तो इनमें से कौन हेरिटेज डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है? मिलिट्री कॉपरेशन थ्रू कल्चरल एक्सचेंज नहीं, मिलिट्री कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं हम, है ना। कल्चरल वो तो ठीक है ना, हेरिटेज के संरक्षण में मदद कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे देखते हैं। दूसरा है यूज ऑफ कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। ये ठीक है कि हम कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट का यूज करके, उनको प्रयोग करके अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, तो ये ठीक है। एक्सपोर्ट करना आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को नहीं, टूरिज्म में प्रमोट करना नहीं, है ना। तो आंसर बनेगा बी। अब एक ये फेस्टिवल ध्यान रखना है आपको, जो मार्च का महीना है ना उसमें भारत में विभिन्न स्थानों पे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए गए हैं। ठीक है, तो वो मैं अब आगे कुछ दिन में आपके साथ कवर करूंगी। तो एक है मुलगांव केलबाई पेट फेस्टिवल। ठीक है, मुलगांव केलबाई पेट फेस्टिवल, इसे पिठेची यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का फेस्टिवल है? गोवा का। ठीक है, नाम में ही है, जैसे मुलगांव, गांव से गोवा, स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है ना, तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। कहाँ पे है ये मुलगांव? बाईचोलिम तालुका, नॉर्थ गोवा में। ठीक है, तो जो चैत्र मास होता है ना उसकी पंचमी पे ये मनाया जाता है। ठीक है, 5वें दिन ये स्टार्ट होता है। और किसके लिए मनाया जाता है? एक देवी हैं गॉडेस केलबाई, ठीक है, मुलगांव की,
और उनकी एक बहन है जो है गॉडेस महामाया, देवी महामाया, वो माहिम विलेज में रहती है। तो एक बहन है जो मुलगांव में रहती है, एक बहन है माहिम में रहती है, और फिर ये दोनों मिलती हैं। तो इस रीयूनियन को वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको क्या क्या होता है यहाँ पे। एक तो ये पेट, ठीक है, पेट में क्या होता है, एक ना बास्केट बनाते हैं, ठीक, बैत की जो केन होता है उससे एक बास्केट टोकरी बनाई जाती है, और उसमें ना एक मास्क रखे जाते हैं, जो देवी के मास्क है ना, मुखौटे, उन्हें रखा जाता है। और फिर आता है मोडे, ठीक है, दूसरी चीज़ है मोडे, वो भी फेमस है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, एक जो ये जो हमने टोकरी बनाई, उस टोकरी के अंदर मास्क रख दिया, इस टोकरी को सिर पर लेकर लोग जाएंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि आप देखने को तो ये टोकरी है जिसके अंदर मास्क है, लेकिन वो एक्चुअली ये केलबाई देवी होती है। ठीक है, वो केलबाई देवी का रूप है, उनको लेकर जा रहे होते हैं। तो मोडे वो व्यक्ति है जो उसको अपने सिर पे रखकर 8 किलोमीटर चल के माहिम जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ढोंड वो है, अभी अकेले तो जाएगा नहीं मोडे, इसके साथ लोग नाचते गाते हुए जाएंगे, है ना। तो ये ढोंड वो हैं जो इनके साथ जाएंगे। ठीक है, 9 दिन का जो एक उपवास रखा जाता है, इसमें गुड़ी पड़वा से स्टार्ट होता है। ठीक, और स्नान करते हैं एक, इससे पहले, इस यात्रा से पहले, उसे बोलते हैं ढूंढची ताली। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ एक अबोली फ्लावर्स, अबोली के फूल भी इसमें आते हैं। ठीक है, इन ऑरेंज कलर के फूल हैं, इनकी माला बना के उस देवी को पहनाई जाती है। ठीक, और उनसे क्या मांगा जाता है, कॉल माने आशीर्वाद, प्रसाद होता है एक्चुअली कॉल। और जब वो प्रसाद मिलता है तो लोग ऐसा फील करते हैं कि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मल्टी स्टेटमेंट टाइप आ सकता है कि मुलगांव केलबाई पेट फेस्टिवल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। यह गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ठीक है। यह केलबाई और महामाया देवियों से संबंधित है, ठीक है। यह कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, नहीं, कार्तिक का महीना वो होता है जब दिवाली आती है। ठीक है, चैत्र का महीना वो है जब होली आती है, तो हम मार्च की बात कर रहे हैं ना, तो चैत्र में मनाया जाता है, ना कि कार्तिक माह में। तो आंसर बनेगा 1 और 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक चैंपियनशिप होने जा रही है भारत में, 49th जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19, मतलब 19 साल से जो छोटे युवा हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सिक्किम इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। तो अभी ये क्लैरिफाई किया गया कि इसे कौन होस्ट करेगा, सिक्किम। ठीक है, अब इसमें हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक ये है कि ये पहली बार सिक्किम में होने जा रही है। इससे पहले सिक्किम कभी भी बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट नहीं किया है। ठीक है, कब से कब तक चलेगी, तो अभी नवंबर में है, अभी हाल फिलहाल में नहीं है, सिक्किम के गंगटोक में होगी। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंटरस्टेट टीमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये जो भारत की जो मतलब ये जो कदम है वो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, है ना, उनको महत्व देने के लिए, उसको दिखाता है कि अब देखो, जब वहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है ना, तो क्या होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, वहाँ के लोगों को ये जानने को मिलेगा उनमें कि इस तरह की चैंपियनशिप हो रही हैं, है ना, उनकी रुचि बढ़ेगी उन चैंपियनशिप, मतलब लोग मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कदम। ठीक, क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिंपली पूछ लेगा सीधा सीधा कि कहाँ पे होने जा रही है, तो गंगटोक में। इसी तरह से एक 38 सब जूनियर है ना, वो तो थी जूनियर। ठीक है, ये है जूनियर जो 19 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए। एक है सब जूनियर जो 13 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए। ठीक है, तो वो बैडमिंटन चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट किसको मिले हैं, पंजाब को। ठीक, एक स्टेडियम कहाँ पे होगी, रायजादा हंसराज स्टेडियम जालंधर में। ठीक, ये दिसंबर में होगी, वो वाली कब हो रही है, नवंबर में, ये दिसंबर में। ठीक है, जो जालंधर है वहाँ पे पहली बार हो रही है, नहीं, 40 साल बाद दूसरी बार हो रही है ना।
40 साल पहले यहाँ पे आयोजित हुई थी, अब फिर से हो रही है। कैश प्राइज 10,000 का, 10 लाख का दिया जाता है जो भी विजेता होते हैं। इसके अलावा ना एक और फैक्ट भी है, यहाँ पे ये चर्चा में नहीं था लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, मुझे ये ध्यान था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। बैडमिंटन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, वो इस साल न्यू दिल्ली में होगी। यहाँ देखिए, जो भी हमने प्रीवियस 2 बात की है ना, वो नेशनल है, वो तो देश की ही चैंपियनशिप है ना, तो देश के ही किसी राज्य में होती, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, तो ये 17 साल बाद भारत के नई दिल्ली में होने जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगस्त में होगी, अभी नहीं। ठीक, तो अगस्त में होने जा रही है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक, तो पेरिस में 2025 में जब लास्ट चैंपियनशिप चल रही थी, तो उस दौरान अनाउंस किया गया कि अगली चैंपियनशिप भारत के नई दिल्ली में होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे ही आ सकता है कि होस्ट कर रहा है नई दिल्ली, सही है। इट इज रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर मोर देन अ डिकेड, 1 दशक के बाद आ रही है, तो ये भी सही है, 17 साल के बाद आ रही है ना। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नहीं, इंडिया से रिलेटेड नहीं है ना, विश्व चैंपियनशिप है, तो वर्ल्ड की कोई संस्था होगी। अगर आपको नहीं भी पता ना कौन है, तो भी आप एक कॉमन सेंस से इसे कर सकते हैं ना, कि विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो भारत की संस्था तो नहीं होगी। ठीक, तो कौन होगी, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, आंसर बनेगा 1 and 2, आंसर विल बी ए। कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो हम उसके ऑप्शंस को पढ़ के उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको कभी भी क्वेश्चन देख के, अब आपको मालूम नहीं पता कि कौन इसे होस्ट करेगा, पर कॉमन सेंस से हो गया। ठीक है, तो पता होना चाहिए वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, ये संस्था है, इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ बोरिंग टॉपिक्स भी हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आपको ज़्यादा काम के लगते हैं ना, जिनसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं, जिन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उनको अच्छे से पढ़ो, बाकी चीज़ों को हल्के में एक एक बार पढ़ के छोड़ दो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।